डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, सहचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग, बीएससी भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर पादप पारिस्थितिकी एवं पादप भूगोल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने इस पेपर की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है। सेकंड यूनिट में प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, प्राइमरी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मापना, प्लांट सक्सेशन, पादप अनुक्रमण के कारण इत्यादि के बारे में बात कर ली है। आज हम पादप अनुक्रमण की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, जो कि इस यूनिट का सेकंड लास्ट पार्ट है। पादप अनुक्रमण क्या है, पहले थोड़ा सा ये समझ लें। हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। पादप अनुक्रमण के बारे में हमने बताया था, किसी भी एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर पूर्व में यदि कोई वनस्पति थी या किसी प्रकार की वनस्पति नहीं थी और उस वनस्पति के न होने के कारण या उस पूर्व में उपस्थित वनस्पति के नष्ट हो जाने के कारण वह स्थान ऊसर या बैरन हो जाता है, तो कुछ समय पश्चात उस स्थान पर नए पादप समूह विकसित होने लगते हैं और धीरे धीरे विकास के पश्चात विभिन्न चरणों से, विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए वे उस स्थान पर एक चरम पादप समूह या क्लाइमैक्स प्लांट ग्रुप का निर्माण कर लेते हैं और उस स्थान पर पूरी तरह से उनका अनुक्रमण हो जाता है। तो ये पादप अनुक्रमण था। पादप अनुक्रमण होता कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पादप अनुक्रमण से जुड़ी कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की थी, पादप अनुक्रमण के प्रकारों के बारे में बात की थी। आज हम इसकी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। आपके स्क्रीन पे इसकी प्रक्रिया के स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। 4 विभिन्न चरणों में पादप अनुक्रमण को, इसकी प्रक्रिया को समझा जा सकता है। सबसे पहला जो स्टेप आता है वह है अनुच्छादन, न्यूडेशन, अनाच्छादन, न्यूडेशन। वर्ड न्यूड आप समझते हैं, नग्न के लिए काम में लिया जाता है, वहां से यह शब्द आया है न्यूडेशन। अनाच्छादित, जिस पर किसी प्रकार का कोई आवरण ना हो, अनाच्छादित हिंदी शब्द उसके लिए है। अलग अलग प्रक्रियाओं से, चाहे वह प्रक्रियाएं प्राकृतिक हों या मानवीय हों। पीछे के लेक्चर में हमने अनुक्रमण के कारण पढ़े हैं, उनमें विभिन्न प्रक्रियाएं, विभिन्न कारण दिए गए हैं। तो किसी भी कारण से, चाहे वह प्राकृतिक है चाहे वह मानवीय है, किसी स्थान की अगर वनस्पति नष्ट हो जाती है, उस स्थान से वनस्पति पूर्णतया लुप्त हो जाती है, इस प्रक्रिया को अनाच्छादन या न्यूडेशन कहते हैं। न्यूडेशन के क्लाइमेटिक रीजन भी हो सकते हैं, जलवायवी कारण हो सकते हैं, भू आकृतिक टोपोग्राफिक कैरेक्टर्स कारण हो सकते हैं, भू आकृतिक कारण हो सकते हैं, या जैविक या बायोटिक कारण हो सकते हैं। किसी भी कारण से वनस्पति विहीन हो जाना, प्लांट लेस हो जाना अनाच्छादन कहलाता है। यह सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि अनाच्छादन नहीं होगा तो नए पादप उस पर विकसित नहीं हो पाएंगे। तो किसी भी सक्सेशन के लिए, अनुक्रमण के लिए अनाच्छादन, उदाहरण के लिए भूमि का अप्रदन हो जाए, सॉइल इरोजन हो जाए, भूस्खलन हो जाए, भूकंप आ जाए, मिट्टी का जमाव हो जाए, बाढ़ आ जाए, कोई अन्य प्रलयकारी घटनाएं हो जाए, या मानव के द्वारा किसी कॉलोनी के निर्माण हेतु उस एरिया के जंगल को ख़त्म कर दिया जाए, किसी और कारण से उस एरिया के जंगल को ख़त्म कर दिया जाए, तो इस प्रक्रिया को अनाच्छादन कहेंगे। अब दूसरी प्रक्रिया आती है हमारे पास में संक्रामण या आक्रमण, इन्वेजन। किसी भी क्षेत्र में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा घुस जाना इन्वेजन या आक्रमण कहलाता है। इस प्रक्रिया को हम पादप अनुक्रमण के संदर्भ में देखेंगे। अलग अलग स्थानों से
न्यूडेशन के पश्चात, अनाच्छादन के पश्चात विभिन्न स्रोतों से अगर अलग अलग पादपों के बीज, बीजाणु, स्पोर या अन्य कोई भी ऐसी भाग जिससे नए पादप का निर्माण हो सकता है, जिसको हम जननक्षम प्रोपेग्यूल कह सकते हैं, यदि वो किसी एजेंट के द्वारा, किसी साधनों के द्वारा, जैसे जल हो सकता है, वायु हो सकता है, कीट हो सकता है, जंतु हो सकता है, किसी भी साधन से वह उस स्थान पर पहुंच जाए जहां न्यूडेशन या अनाच्छादन हो चुका है, और इस स्थान पर पहुंचकर वह बीज या प्रोपेग्यूल या बीजाणु सफलतापूर्वक स्थापित हो जाए, वहाँ पर वह उग जाए, उसके अंदर जड़ों का निर्माण हो जाए, पत्तियों का निर्माण हो जाए, और वह अपने आप को स्थापित कर ले। इस प्रक्रिया को संक्रामण या आक्रमण कहते हैं, इन्वेजन कहते हैं। और सबसे पहले आकर के बसने वाले जो पादप हैं उनको हम पुरोगामी या पायोनीर कहते हैं। यह हमने पीछे टर्म पढ़ ली है। अब ये जो इन्वेजन या आक्रमण है, ये 3 प्रकार से हो सकता है, 3 चरणों में हो सकता है। सबसे पहले माइग्रेशन, अपने मूल स्थान से अनाच्छादित क्षेत्र में पादप के अंगों के आगमन को माइग्रेशन कहते हैं। कोई भी ऐसी प्रोपेग्यूल, कोई भी ऐसा पार्ट जो नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता हो, वह अपने मूल स्थान से अनाच्छादित स्थान पर पहुंच जाए, इसे हम कहेंगे माइग्रेशन। इसके कई माध्यम हो सकते हैं, जैसे पहले हमने बात की, कीट है, जीव है, हवा है, जल है, वायु इत्यादि इत्यादि। अब होता क्या है, इस प्रोपेग्यूल के यहाँ पर पहुँचने के बाद, क्योंकि जो अनाच्छादित स्थान है वहाँ पर परिस्थितियाँ प्रतिकूल रही होंगी, तभी पादप नष्ट हुआ, उनको अनुकूल होने में समय लगता है। तो अधिकतम जो माइग्रेंट्स हैं, जो प्रवासी हैं, जो बीज है, बीजाणु है, वो नष्ट हो जाते हैं, और उनमें से बहुत कम बीज या बीजाणु ऐसे होते हैं जो इस नवीन क्षेत्र में, नए एरिया में अपने आप को अंकुरित कर, जर्मिनेट हो करके और वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं, स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये पहली प्रक्रिया हुई माइग्रेशन की। दूसरी प्रक्रिया है अस्थापन या एक्सेसिस। एक्सेसिस का मतलब है कि जब माइग्रेशन हो गया, और माइग्रेशन होने के बाद में उस प्रोपेग्यूल ने या उस बीज ने, सीड ने या उस स्पोर ने अपने आप को वहाँ पर एस्टेब्लिश कर लिया, इस प्रक्रिया को एक्सेसिस कह देंगे। क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, इन अनफेवरेबल कंडीशंस के कारण अधिकांश जो प्रोपेग्यूल्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो प्रोपेग्यूल अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेगा, वह प्रोपेग्यूल वहाँ पर पायोनियर बन जाएगा, और धीरे धीरे यह विकसित होकर के प्रौढ़ अवस्था को, मैच्योर स्टेज को प्राप्त कर लेगा। अब इस जगह को उपनिवेश या कॉलोनी कह देंगे। धीरे धीरे और नए पादप वहाँ पर आएंगे, क्योंकि अब परिस्थितियाँ अनुकूल होने लगी हैं। वो नए प्रोपेग्यूल्स अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे, और धीरे धीरे उन प्लांट्स की संख्या वहाँ पर बढ़ने लगेगी। इस प्रक्रिया को उपनिवेशन या कॉलोनाइजेशन कहते हैं, और इस स्थान को अब हम कॉलोनी कहने लगेंगे। तो ये हुई दूसरी प्रक्रिया। तीसरी प्रक्रिया है हमारे पास में समुच्चयन या समूहन, एग्रीगेशन। जब कॉलोनी बन गई, उपनिवेश बन गया, तो अलग अलग पादपों के द्वारा वहाँ पर बीज, प्रोपेग्यूल्स, स्पोर्स इत्यादि का निर्माण करना लगता है। जो पायोनियर्स हैं या पुरोगामी जातियां हैं, वे धीरे धीरे अपने बीजों के द्वारा नए पादपों का निर्माण करने लगती है, और धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतता है, वैसे वैसे उस पादप की जो पुरोगामी है, जो पायोनियर है, उसकी संख्या बढ़ने लगती है। और उनकी संख्या बढ़ना, यह प्रक्रिया जो है समुच्चयन या समूहन कहलाता है। किसी भी पादप के संख्या के अंदर वृद्धि हो जाना समुच्चयन या
समूहन कहलाएगा। तो धीरे धीरे अलग अलग समूह वहाँ पर विकसित होने लगते हैं और जो समूह अधिक संख्या में है वह वहाँ पर प्रभावी हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है। तो ये तीसरी प्रक्रिया हुई। अब तीसरा स्टेप आता है प्रतिस्पर्धा और प्रतिक्रिया या कंपटीशन एंड रिएक्शन। क्योंकि उस स्थान पर अब बहुत से पादप एकत्र हो गए हैं, समुच्चयन हो गया है, समूहन हो गया है, कॉलोनी का निर्माण हो गया है, तो वहाँ पर जो उपलब्ध स्रोत हैं, जो अवेलेबल सोर्सेज हैं, चाहे वह लाइट का है, प्रकाश का है, चाहे वह जल का है, वाटर का है, चाहे वह वायु का है, चाहे वह मिनरल्स खनिज पदार्थ हैं भूमि में, मृदा में, उन सभी के लिए एक प्रकार का कंपटीशन डेवलप हो जाता है। क्योंकि संख्या बढ़ने लगी है, सबकी आवश्यकताएं हैं, सब अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार जल, प्रकाश, खनिज इत्यादि इत्यादि का अवशोषण करने लगते हैं और इस प्रकार से आपस में एक दूसरे के मध्य कंपटीशन, जो पौधा, जो पादप अपने आप को जो सक्षम होगा, जो कैपेबल होगा, वो जीवित रह जाता है और जो कैपेबल नहीं है उस कंपटीशन में वो धीरे धीरे वहाँ से नष्ट होने लगते हैं। यह प्रक्रिया प्रतिक्रिया कहलाती है। जो पादप कैपेबल है, सक्षम है, उनकी संख्या बढ़ने लगती है, जो पादप असक्षम हैं उनकी संख्या कम होने लगती है। यह प्रक्रिया रिएक्शन होती है। तो पहले कंपटीशन हुआ और कंपटीशन के बाद में रिएक्शन होने लगा। क्योंकि जो पादप हैं वो नष्ट होने लगे हैं, इसलिए वहाँ पर ऑर्गेनिक पदार्थ अधिक हो गया, सड़ने गलने लगे, ह्यूमस ज़्यादा बनने लगी और नमी है या नहीं है उसके अनुसार एक माइक्रो क्लाइमेट विकसित होने लगता है। माइक्रो क्लाइमेट का अर्थ है सूक्ष्म जलवायवी, यानी कि एक ऐसा क्लाइमेट जिसमें जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल है, नष्ट होता हुआ कार्बनिक पदार्थ है, उसमें उस पे पलने वाले सेप्रोफाइट्स, फंजाई, कवक या जीवाणु वो अपना स्थान बना लेते हैं और धीरे धीरे वो अपना एक क्लाइमेट बना लेते हैं। इसको हम माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं। ये माइक्रो क्लाइमेट जो पायोनियर्स हैं या जो कॉलोनी है उनके लिए सहायक होता है, हेल्पफुल होता है और धीरे धीरे हेल्पफुल होने के कारण वहाँ पर जो शाकीय पौधे हैं, हर्ब्स हैं, वो बड़े होने लगते हैं, क्षुप बन जाते हैं, वृक्ष बनने लगते हैं और धीरे धीरे यह जो कॉलोनी है, यह कॉलोनी अपनी चरम अवस्था की ओर, क्लाइमैक्स की ओर पहुंचने लगती है। चौथा स्टेप आता है हमारे पास में स्थायीकरण या चरम अवस्था। अब ऊपर के सभी जो प्रोसेस हैं उन प्रोसेसेस से गुजरने के बाद, पादपों की आपसी प्रक्रियाओं के बाद जो रिजल्ट निकलता है उसमें कोई एक पादप समूह या एक पादप समूहों का समूह वहाँ पर प्रभावी होने लगता है और शेष धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। और यह पारस्परिक क्रियाएं जो आपस में कंपटीशन है, विभिन्न प्रकार के इकोलॉजिकल फैक्टर्स से कंट्रोल होता है और वहाँ पर एक वातावरण स्थायी हो जाता है जो कि इकोलॉजिकल फैक्टर्स और वहाँ के लोकल फैक्टर्स के कारण निर्मित होता है। यह वातावरण स्थायी होने के कारण जो पादप इस स्थायी वातावरण में जीवित रहने के लिए सक्षम हैं, कैपेबल हैं, वो जीवित रहते हैं। शेष धीरे धीरे वहाँ से नष्ट होने लगते हैं और उस स्थान का जो फ्लोरा है, जो पादप समूह है, वो लगभग स्थायी हो जाता है। अब इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन जो है वो संभव नहीं है या परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। इस अवस्था को अनुक्रमण की चरम अवस्था कहते हैं, क्लाइमैक्स स्टेज कहते हैं। प्लांट सक्सेशन की क्लाइमैक्स स्टेज कहलाती है। क्लाइमैक्स स्टेज में जो कम्युनिटी विकसित हुई है उसे हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कह देंगे और जो वनस्पति वहाँ पर विकसित हुई है उसे हम क्लाइमैक्स वेजिटेशन कह देंगे। तो क्लाइमैक्स वेजिटेशन, क्लाइमैक्स कम्युनिटी और क्लाइमैक्स स्टेज, ये तीन टर्म्स आपके सामने आएंगी जो इस अवस्था को प्रदर्शित करती हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया थी जिस प्रक्रिया के अनुसार
जो पादप अनुक्रमण है, प्लांट सक्सेशन है, वह विकास में आता है या वह अपने आप को प्रदर्शित करता है। अब हमारे पास कुछ एक विशेष प्रकार के अनुक्रमण हैं। इन अनुक्रमणों को हम असामान्य प्रकार के अनुक्रमण या अनयूजुअल सक्सेशंस कहते हैं, कुछ विशेष प्रकार के अनुक्रमण। पहला आता है हमारे पास में प्रतिगामी अनुक्रमण, रिट्रोग्रेसिव। यह शब्द हमारे सामने आ चुका है पहले, प्रोग्रेसिव एंड रिट्रोग्रेसिव। यदि कोई प्रक्रिया विकास की ओर गति करती है उसे हम प्रोग्रेसिव कहते हैं, और यदि कोई प्रक्रिया वापस पीछे की ओर गति करती है उसे हम रिट्रोग्रेसिव कहते हैं। तो कभी कभी कुछ स्थानों पर विनाशकारी जैविक क्रियाएं हो जाती हैं, और उन विनाशकारी जो डिस्ट्रक्टिव बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, विनाशकारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या विनाशकारी जैविक क्रियाएं हैं, उनके कारण जो पादप समूह हैं वो धीरे धीरे विकास के स्थान पर नष्ट होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक स्थान पर जहाँ पर पादप समूह पूर्णतया विकसित हो चुका है, उस स्थान पर यदि दीमक के द्वारा, टर्माइट्स के द्वारा अटैक कर दिया जाए या टर्माइट्स वहाँ पर विकसित होने लगें, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएं जो टर्माइट्स के लिए अनुकूल हों, तो धीरे धीरे वह उस स्थान को बैरन या खाली कर देंगे, उसके जो पादप समूह हैं वो धीरे धीरे सारे नष्ट होने लगेंगे। तो इस प्रकार की जो अगर विकास क्रिया है उसे हम रिट्रोग्रेसिव या प्रतिगामी अनुक्रमण कहते हैं। दूसरा आता है हमारे पास में विक्षेपित अनुक्रमण, डिफ्लेक्टेड सक्सेशन। बहुत दफे देखा गया है कि लोकल कंडीशंस जो हैं, स्थानीय परिस्थितियां किसी अनुक्रमण को प्रभावित करती हैं, और उसके अगर वह परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं तो विभिन्न प्रकार के जो क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ हैं वो वहाँ पर डेवलप होने लगती हैं। यानी कि इसका अर्थ ये है कि जो एक क्लाइमेक्स वेजिटेशन, क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप होनी चाहिए थी, वो लोकल कंडीशंस के कारण, लोकल फैक्टर्स के कारण एक से अधिक प्रकार की क्लाइमेक्स वेजिटेशन और क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ में डेवलप हो जाती है। इसे हम विक्षेपित अनुक्रमण या डिफ्लेक्टेड सक्सेशन कहते हैं। तीसरा आता है हमारे पास में जनकृत क्रमक, प्लेजियोसीर। मानव के अलग अलग प्रक्रियाओं के कारण, ह्यूमन इन्वेजन के कारण, जैसे आग लग जाना या बांध का निर्माण कर लेना, इस प्रकार की प्रक्रियाओं के कारण जो वनस्पति है वह वनस्पति धीरे धीरे चेंज होने लगती है, अपने आप को परिवर्तित करने लगती है। इसको हम जनकृत क्रमक कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं हमारे क्षेत्र से। हमारा क्षेत्र जो है वो राजस्थान का डेजर्ट कहलाता है, थार मरुस्थल का भाग है। इस थार मरुस्थल की जो ओरिजिनल वनस्पतियां हैं, जो मूल वनस्पतियां हैं, वो जीरोफाइट्स हैं, मरुस्थलीय हैं। नहरों के आवागमन के कारण, नहरों से जल के आ जाने के कारण, जल के साथ, क्योंकि नहरों का उद्गम स्थल पंजाब और हिमाचल के जल से है, उस जल के साथ वहाँ के प्रोपेग्यूल्स थार डेजर्ट में आने लगे। वहाँ के बीज, बीजाणु इत्यादि इत्यादि भाग पादपों के थार डेजर्ट में आने लगे, और यहाँ की परिस्थितियाँ, लोकल परिस्थितियाँ भी परिवर्तित होने लगी। जल की उपलब्धता अधिक होने लगी, वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने लगी। तो धीरे धीरे जो लोकल वनस्पतियाँ थीं, जो थार की एक पहचान थी, वह हिमाचल और पंजाब की वनस्पतियों के द्वारा रिप्लेस होने लगी। उन्हें उससे रिप्लेस कर दिया गया। समय के अनुसार धीरे धीरे वो नष्ट हो गई थार की वनस्पतियाँ, और पंजाब और हिमाचल की जो वनस्पतियाँ हैं वो यहाँ पर फैलने लगी। इस प्रकार का जो अनुक्रमण है उसे हम जनकृत क्रमक या प्लेजियोसीर कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज कुछ विभिन्न प्रकार के अनुक्रमणों की बात की।
एक अनुक्रमण आता है जिसे हम ऋतुनिष्ठ अनुक्रमण या सीजनल सक्सेशन कहते हैं। सीजनल सक्सेशन का मतलब है कि अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग पादप समुदाय विकसित होने लगते हैं। कोई भी एक पादप समुदाय वहाँ पर डोमिनेंट या प्रभावी रूप से नहीं पाया जाता। जैसे ही सीजन बदलेगा, मौसम में ऋतु में परिवर्तन होगा, वह पादप समूह जो है दूसरे के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार का अनुक्रमण सीजनल सक्सेशन या ऋतुनिष्ठ अनुक्रमण कहलाता। तो विद्यार्थियों, ये आज का लेक्चर था पादप अनुक्रमण और समुदाय। इस पादप अनुक्रमण से जुड़े, प्लांट सक्सेशन से जुड़े क्वेश्चंस मैं आप सबको एक साथ दूंगा ये चैप्टर पूरा होने पर। अभी हम इसके अंदर 2 उदाहरण और पढ़ेंगे, हाइड्रोसीर और जीरोसीर का। तो अगले लेक्चर में हम हाइड्रोसीर के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।